ओके फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्विकली रिवाइज करने जा रहे हैं थ्रू क्वेश्चंस वर्क एनर्जी पावर का लास्ट बट नॉट लीस्ट पार्ट। ठीक है, ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जा करके भी देख सकते हो। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग वर्क एनर्जी पावर के वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाले एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें पार्टिकल्स वर्टिकली सर्कुलर मोशन करता है और उसमें हम लोग बात करेंगे कि वेलोसिटी कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट पर, ये सारा कहानी कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब क्यू आर टी क्यू ये सीरीज क्या है, कैसे काम करता है, अगर ये डिटेल में जानना है तो इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक आई बटन में आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर ब्रीफ में बताया जाए तो इसमें हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू जो भी कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूलाज है या फिर जो भी अपने पास उनका एप्लीकेशंस है उनको डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। हाँ, इसको बनाने के लिए अपने पास सबसे बेस्ट तरीका यह होता है कि क्वेश्चन आएगा उसको पहले एक बार ट्राई करेंगे, फिर अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसके लिए फिर अपने पास थ्योरी को रेफर करना है। थ्योरी के लिए मेरा यूट्यूब का सीरीज है क्विक थ्योरी रिवीजन, उसको भी देख सकते हो या फिर मेरा बुक देख सकते हो, फुल डिटेल्ड कोर्स देख सकते हो। इन सब के बारे में वीडियो के एंड में बताएंगे। ठीक है, अब अपने पास ये जो वीडियो है, ठीक है, इसमें अपने पास यही करना है कि थ्योरी देखें, फिर भी अगर नहीं बन रहा है एक बार फ्रेश माइंड से ट्राई करें, फिर अपने पास आकर के सॉल्यूशन देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब अपने पास आज के लिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें क्या है अपने पास कि फिगर में ऐसा एक लूप द लूप ट्रैक है, ये वाला ऐसा। ठीक है, और इसका रेडियस आर दिया हुआ है, यहाँ बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, एक टॉय कार जिसमें कोई इंजन नहीं है, मतलब बैटरी वैटरी नहीं है, सिंपल। ठीक है, ये यहां से शुरू करता है और इसको लूप कंप्लीट कर लेने के लिए, ऐसा कंप्लीटली यहां पर भी ये कांटेक्ट ना छोड़े, उसके लिए लूप कंप्लीट कर लेने के लिए मिनिमम कितना हाइट एच से इसको रिलीज किया जाए, मतलब जस्ट ऐसा पुश करके छोड़ दिया जाए हल्का सा वेलोसिटी दे करके। ठीक है, तो वो मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए वही अपने को निकाल के बताना है। ठीक है, पॉज करो, कोशिश करो, देखो क्या आता है। ओके, अब इसमें क्या कहानी बनेगा, देखिए अगर तो यहां से पार्टिकल यहां आएगा पहले बॉटम मोस्ट पॉइंट पर। ठीक है, और फिर बॉटम मोस्ट पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि एक सर्कुलर लूप में पार्टिकल जो है, कोई भी पार्टिकल ऐसा अगर जा रहा है तो उसका लोअर मोस्ट पॉइंट पर जो स्पीड होना चाहिए वो अंडर रूट 5 GL होना चाहिए। ठीक है, अगर ये पता है तो लोअर मोस्ट पॉइंट पर स्पीड पता चल गया। ठीक है, यहाँ पर स्पीड 0 है, ये इनिशियल ये फाइनल, वर्क एनर्जी थ्योरम आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, वहां से एच का वैल्यू आ जाएगा। अगर ये याद नहीं रहता है, मान लेते हैं ये √5 GL वाला जो वैल्यू है, यहाँ पर जो स्पीड होना चाहिए मिनिमम स्पीड, ठीक है, ये जो मिनिमम स्पीड होना चाहिए ये √5 GL होना चाहिए। अगर ये वैल्यू याद नहीं है तो क्या करेंगे, √5 GL यानी कि √5 GR, यहाँ पर एल वो स्ट्रिंग वाले केस में होता है। ठीक है, यहाँ पर आर हो गया। अब अगर वो वैल्यू याद नहीं है तो क्या करेंगे, तो देखिए अब टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसका कांटेक्ट नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, अब टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर कांटेक्ट नहीं छूटना चाहिए यानी कि अब अगर गाड़ी अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर है तो यहाँ पर फोर्सेस कौन कौन सा लग रहा होगा इस पर। एक तो भाई साहब इस पर ऊपर के साइड अगर कुछ स्पीड है तो मान लेते हैं स्पीड इनका v है कुछ। ठीक है, स्पीड इनका कुछ v है, तो ऊपर के साइड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हम लोग रोटेटिंग फ्रेम से देख लेते हैं, तो mv² नॉर्मल रिएक्शन तो टेंडिंग टू जीरो भी हो तो चलेगा, कांटेक्ट लेकिन नहीं छूटना चाहिए, तो टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, और एक भाई साहब अपने पास यहाँ नीचे के साइड लग रहा होगा एक mg। ठीक है, अब ये mg और mv²/r अगर एक दूसरे को बैलेंस कर ले तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा, या फिर कोई ऐसा भी कर सकता है कि नॉर्मल रिएक्शन भी मान ले और यहाँ पर ऐसा लिख दे कि mv²/r इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन प्लस mg। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया mv²/r माइनस mg, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होना चाहिए, टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला टेंडिंग टू जीरो, तो यहां से आ गया फॉर मिनिमम स्पीड, फॉर मिनिमम v अपने पास नॉर्मल रिएक्शन जो होना चाहिए टेंडिंग टू जीरो, यानी कि विच इंप्लाइज v जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, अंडर रूट 2 GR यहां से। ठीक है, अब v आ गया, ये नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन जो है वो भी किधर होगा, वो भी ऑब्वियसली यहाँ पर mg नीचे है और ये नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होगा, नीचे ही होगा, mg और नॉर्मल रिएक्शन दोनों नीचे ही है। ठीक है, अब
यहां से इसको इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, और इसको हम लोग अगर फाइनल पोजीशन मान ले, इस पॉइंट का अब तो कोई जरूरत नहीं है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में क्या हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं? आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, WET लिख रहे हैं शॉर्टकट में इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है। क्या मिलेगा अपने को? इनिशियली इसका जो काइनेटिक एनर्जी था 0 था, ठीक है, और फाइनली इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, और वर्क जो हो रहा है वो किसका हो रहा है? तो या तो हम पोटेंशियल एनर्जी लिख लें ग्रेविटी वाला, या फिर हम लोग ग्रेविटी के चलते वर्क लिख ले, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्सेज में अगर हम कोई नहीं मानते हैं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज जो है वो क्या है? 0 है, विच इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज किसके चलते? ग्रेविटी के चलते। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि GR, ठीक है, प्लस चेंज इनिशियल तो 0 है, ठीक है, प्लस चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हाइट इसका कितना डिक्रीज हुआ? H डिक्रीज हुआ है, तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? -mgh। तो यहां से अपने पास सीधा सीधा H आ गया कितना? R/2। अगर कोई फाइनल पोजीशन यहां मानता और ये √5GR उसको पता होता, ठीक है, तब भी यही सेम रिजल्ट आता, करके यहां से देख लेना, ठीक है। एक ये भी मेथड करके देख लेना, अगर ये याद रह गया तो ऐसे कर लेंगे, नहीं याद रहा तो फिर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं, फिर अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसमें क्या बोल रहा है अपने पास कि एक सिंपल पेंडुलम है, इसको रिलीज करते हैं रेस्ट से विथ अ स्ट्रिंग इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। स्ट्रिंग जो है ये मान लेते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, स्ट्रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ठीक है। बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विथ वर्टिकल, कितना एंगल वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा होगा जब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है बॉब का वो मैक्सिमम हो जाए। अब देखो बॉब का स्पीड जो है वो मैक्सिमम तो लोअर मोस्ट पॉइंट पर होगा, बट वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो मैक्सिमम हो जाए। देखो इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा अगर सोचा जाए तो, इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 है, ठीक है, और फाइनली जब ये लोअर मोस्ट पॉइंट पर है तब वेलोसिटी इधर है, ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट फिर से 0 है। तो 0 से 0 मतलब बीच वर्टिकल में तो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब बीच में कुछ वर्टिकल कंपोनेंट आया होगा, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का आया है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है वही अपने को बताना है, मतलब क्या है वो नहीं बताना है, कितने एंगल पर है वो बताना है, ठीक है। पॉज करो, सोचो, देखो क्या आता है। ओके, अब इसमें क्या कहानी बनेगा यहाँ पर, जैसे यही पेंडुलम का ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये अपना एक बॉब है, ठीक है, और ये भाई साहब ऐसा सर्कुलर मोशन करने वाले हैं, ठीक है। अब किसी थीटा पर, यहाँ पर किसी थीटा पर इनका वर्टिकल कंपोनेंट अपने को बताना है, ये मान लेते हैं एंगल जो है, किससे एंगल बोल रहा है? वर्टिकल से एंगल, ठीक है। तो ये अपने पास है वर्टिकल, और वर्टिकल से जो एंगल है ये वाला, ये एंगल है अपने पास थीटा, ठीक है। अब यहां पर इनका जो वेलोसिटी है वो कितना है, तो मान लेते हैं कुछ v है, ठीक है, वैल्यू बाद में निकालते हैं, v है, और इस v का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना है, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। देखो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, अगर 90 डिग्री माइनस थीटा, इस ट्रायंगल में देख लो ना, यहाँ से इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते थे, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, और ये दोनों तो एक दूसरे का परपेंडिकुलर, रेडियस और टेंजेंट, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो अब ये थीटा हो गया, तो ये वाला जो कंपोनेंट है इधर साइड वो क्या हो जाएगा? इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा अपने पास v साइन थीटा, ठीक है, ये कंपोनेंट बना v साइन थीटा आ गया। अब अपने पास बोल रहा है कि इस मैक्सिमम हो जाए, तो मैक्सिमम के लिए तो डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा और वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब v क्या है यहाँ पर? v अब यहाँ पर क्या है अगर वो निकालना, तो फिर से हम लोग इस पॉइंट को इनिशियल और इसको फाइनल पोजीशन मान करके यहाँ पर v हम लोग निकाल सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर v निकालने का कोशिश करें तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम WET अपने पास क्या हो जाएगा? देखो तो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनली काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, तो वर्क डन बाय
एक्सटर्नल फोर्सेज में, अब हम mg को एक्सटर्नल मान के एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि पोटेंशियल तो अब अपने को लेना नहीं है, mg को एक्सटर्नल में मान ले, सारा एक्सटर्नल ही मानेंगे। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब यहां से एक्सटर्नल इसमें क्या हो गया, मतलब एक्सटर्नल नहीं, ये टोटल फोर्सेस हो गया, जो कि इस केस में mg भी क्या है, एक्सटर्नल ही है, ठीक है। तब mg का वर्क कितना हो जाएगा देखते हैं, mg इंटू ये वाला हाइट, जो हाइट गिरा है, ठीक है, मतलब ये वाला डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना होगा देखो तो, ये अगर रेडियस r मानते हैं हम लोग, जो कि अपने पास नहीं दिया हुआ, तो पेंडुलम का रेडियस r या लेंथ l मान लेते हैं, ये लेंथ l है अगर, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा l cos थीटा। तो यहां से हो जाएगा mg इंटू l cos थीटा इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ है, तो इनिशियली 0 है, फाइनली है v, तो यहां से हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर। तो यहां से अपने पास आ गया विच इंप्लाइज v इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट 2gl cos थीटा, ये v आ गया अपने पास, ठीक है। अब v जैसे ही आया तो अपने पास वर्टिकल कंपोनेंट जो है vy को हम लोग लिख सकते हैं v sin थीटा है, ठीक है। v sin थीटा यानी कि विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gl cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, साइन थीटा को अंदर ले लिए, ठीक है। अब यहां से फॉर vy टू बी मैक्सिमम, मैक्सिमम vy के लिए अपने पास डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, डी वी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू 0। या तो ये डिफरेंशिएट कर ले, या फिर देखते हैं अगर, तो 2gl तो कांस्टेंट है, तो ये जो मैक्सिमम मिनिमम होगा तभी ना ये भी मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो यहां से हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ओवर डी थीटा, ये क्या हो जाना चाहिए, ये भाई साहब अपने पास हो जाना चाहिए विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब या तो साइन स्क्वायर थीटा को डिफरेंशिएट कर ले, या फिर साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहां पर हम लोग रख सकते हैं आसानी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डिफरेंशिएशन थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है, हम ऐसे ही करके दिखा देते हैं। यहां पर मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, तो कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का, तो डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं है तो वो वाला वीडियो देख लो एक बार। cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का फिर से चेन रूल लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा के रेस्पेक्ट में, फिर साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा के रेस्पेक्ट में, और फिर साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में cos थीटा, तो ये हो गया। फिर साइन स्क्वायर थीटा को कांस्टेंट रखेंगे, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो माइनस यहां से हो गया साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू 0। अब यहां से अगर देखें हम लोग, तो साइन थीटा तो कॉमन है दोनों में, तो कॉमन लेकर के उधर भेज सकते हैं, मतलब एक सॉल्यूशन उसका हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां से अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। तो एक सॉल्यूशन तो इसका हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू 0, यहां से साइन थीटा इक्वल्स टू 0, और यहां से एक सॉल्यूशन हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। एक सॉल्यूशन ये हो गया, एक सॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है। अब यहां से साइन थीटा जब 0 होगा, तो अपने पास साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा कितना हो गया 0, थीटा अगर 0 हो गया यानी कि लोअर मोस्ट पॉइंट, तो वो तो अपना फिजिबल सॉल्यूशन है नहीं, देख चुके हैं पहले ही उसको, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन अपना नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये वाला अपना नेग्लेक्ट हो गया। अब बचा वो वाला, तो इसमें अपने पास अब इसका आंसर को हम लोग 2-3 तरीका से लिख सकते हैं। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा को नीचे कर दिया तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 2 आ गया, तो tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2, जिसमें से माइनस को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि थीटा को हम लोग एक्यूट मान रहे हैं तो पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल्स टू रूट 2, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स रूट 2। वैसे भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर देखो सॉल्व करने का इसको अलग अलग मेथड हो सकता है, थीटा इक्वल्स टू कोई ऐसा भी लिख सकता है tan इनवर्स रूट 2, ठीक है, या फिर कोई ऐसा कर सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा को, और यहां से साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या हो गया देखो तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/3, तो यहां से थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/√3 हो जाएगा।
प्लस माइनस होगा, लेकिन फिर से माइनस वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो कॉस इनवर्स 1/√3। कोई यहाँ पर क्या कर सकता था, कोई यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लेता। सारा आंसर सेम ही है। tan थीटा इक्वल्स टू √2 होगा जब, तभी cos थीटा इक्वल्स टू 1/√3 भी होगा। ट्रायंगल से हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। सब सेम ही है। थीटा का वैल्यू जैसे बताएं हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर पूछ देता cos थीटा का वैल्यू बताइए, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है 1/√3। पूछ देता tan थीटा का बताइए, तो उस हिसाब से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलो इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने पास कि एक पार्टिकल है, वो स्लाइड करना शुरू करता है फ्रीली फ्रॉम टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ अ फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर, ठीक है। शुरू करता है मतलब वेलोसिटी टेंडिंग टू 0 है, ये स्मूथ स्फीयर है, ठीक है। इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से ये पार्टिकल स्लाइड करना शुरू करता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एंगल रोटेटेड बाय द रेडियस थ्रू द पार्टिकल, एंगल रोटेटेड बाय द रेडियस थ्रू द पार्टिकल, रेडियस वेक्टर तो बहुत सारा होगा, बट रेडियस थ्रू द पार्टिकल का कितना एंगल रोटेट हो रहा है व्हेन द पार्टिकल लीव्स कांटेक्ट विद द स्फीयर, जब पार्टिकल जिस इंस्टेंट पे स्फीयर के साथ कांटेक्ट छोड़ दे रहा है। मान लेते हैं इस इंस्टेंट पे आकर के ये पार्टिकल स्फीयर के साथ कांटेक्ट छोड़ दे रहा है, तो अब देखो रेडियस जो है वो कितना एंगल रोटेट किया है, तो यही एंगल आ जाएगा अपने पास। कुछ कहानी यहाँ पर ये वाला एंगल, यही एंगल थीटा का वैल्यू अपने को बताना है, ठीक है, जब पार्टिकल स्फीयर के साथ कांटेक्ट छोड़ने वाला है। चलो पॉज करो, सोचो। ओके, अब इसमें अगर देखा जाए तो यहां से ये पार्टिकल का मास नहीं दिया हुआ है अपने पास, तो m मान लेते हैं। इसका स्फीयर का रेडियस भी नहीं दिया हुआ है, तो r मान लेते हैं। जो जो नहीं दिया मानते चलो, ठीक है। अब एंगल निकालना है, पार्टिकल कांटेक्ट छोड़ने वाला है, फोर्स कौन कौन सा लगेगा, अगर कांटेक्ट में है तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा। देखो mg लग रहा होगा, एक एक भाई साहब अपने पास नॉर्मल रिएक्शन जा रहा होगा, एक अपने पास अगर रोटेटिंग फ्रेम से देखे तो एम वी स्क्वायर बाई आर, और नहीं तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देते हैं एक और, एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। और इसका पार्टिकल का इस इंस्टेंट पर जो स्पीड है वो अपने पास पता है कितना है, v है। अब यहां पर अब अपने पास बोल रहा है कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है जब कांटेक्ट छोड़ने वाला है, तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना होगा, सोचो, टेंडिंग टू 0। अब छोड़ दिया तो 0, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर 0 है तो फॉर पार्टिकल टू लीव कांटेक्ट, फॉर पार्टिकल टू लीव कांटेक्ट, अपने पास नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज यहां से mg का इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, mg cos थीटा, ठीक है। और mg cos थीटा इधर साइड तो इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिख सकते हैं ना, ना तो इधर अंदर धस रहा है ना बाहर जा रहा है, ठीक है। इधर साइड तो जा रहा है, इधर साइड इसका एक्सेलरेशन कुछ हो सकता है, बट इधर साइड इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे वहां से, तो वहां से आ जाएगा mg cos थीटा इक्वल्स टू, यहां से आ जाएगा mv स्क्वायर ओवर r, ठीक है। ये एक इक्वेशन अपने पास मिल गया। यहां से अपने पास स्पीड आ जाएगा v, जो भी अपने पास पूछा जा रहा था, ठीक है। यहां से या तो हम लोग सीधा सीधा ये लिख लेते हैं, mv स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा अपने पास mgr इंटू कॉस थीटा, जो कि अपने पास बाद में काम पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी जब लिखेंगे वहां पर, हाफ mv स्क्वायर का, ठीक है। अब एक हम लोग यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं थीटा निकालने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहां पर स्पीड नहीं पता है, तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। कांटेक्ट छोड़ने का तो हम कहानी कर लिए, बट स्पीड नहीं पता तो उसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम अपने को क्या देगा, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम अपने पास क्या आएगा, देखो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग नॉर्मल रिएक्शन एक तो जिसका वर्क डन 0 है, फ्रिक्शन है नहीं, ठीक है, स्मूथ दे दिया यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रिक्शन है नहीं, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन 0 है, तो वर्क डन बाई जो भी एक्सटर्नल फोर्स है, mg को हम लोग इंटरनल मान लेते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को हम अलग अलग मेथड से इसलिए कर रहे हैं ताकि दोनों मेथड दिमाग में बैठ जाए। पिछले वीडियो में भी यही किए थे, दोनों मेथड से पता होना चाहिए कि अगर एक्सटर्नल फोर्स किसको मान सकते हैं किसको नहीं मान सकते हैं, इंटरनल फोर्स किसको मान सकते हैं किसको नहीं मान सकते, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज किसके लिए लिख सकते हैं किसके लिए नहीं लिख सकते हैं। और अगर एक फोर्स को इधर मान लिया तो उधर मानना फिर जरूरी नहीं, मतलब जरूरी नहीं है क्या, उधर मानना ही नहीं है, ठीक है। चलो
अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम से अपने पास क्या आएगा, यहां पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि जीरो है इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल, जब ग्रेविटी का पोटेंशियल कुछ चेंज हुआ होगा, जो कि ग्रेविटी का पोटेंशियल चेंज इस हाइट के चलते हुआ होगा, और हाइट कितना है यहां से, तो अब देखिए अगर तो ये r है तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये r है, ये 90 यहां से बना है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r cos थीटा, ज्योमेट्री है, ठीक है। ये r cos थीटा ये पूरा का पूरा r है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस r cos थीटा, ये डिस्टेंस हो जाएगा प्लस r माइनस r cos थीटा, या फिर इसको लिख सकते हैं r को कॉमन बाहर निकाल लिया r इंटू वन माइनस cos थीटा, ठीक है। तो यहां से हो गया माइनस एम जी एच, एच क्या हो गया r इंटू वन माइनस cos थीटा प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल तो जीरो है और फाइनल कितना हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से अपने पास एम वी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, एम वी स्क्वायर का वैल्यू यहां से आ गया 2mgr वन माइनस कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 2, अब दोनों में से v को एलिमिनेट करने के लिए mv स्क्वायर को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम वन एंड टू अपने पास क्या आ जाएगा, एम जी आर कॉस थीटा इक्वल्स टू 2mgr इंटू वन माइनस कॉस थीटा। अब mgr से mgr मर गया, कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस टू कॉस थीटा, 2 माइनस टू कॉस थीटा, तो यहां से आ गया 3 कॉस थीटा इक्वल्स टू 2, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 2/3, तो कॉस थीटा 2/3, तो थीटा कितना हो गया, थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कितना, कॉस इनवर्स 2/3। इसी को कोई आंसर साइन इनवर्स में भी दे सकता है, कोई tan इनवर्स में भी दे सकता है, ठीक है। एग्जाम में अगर ऑप्शंस दिया रहेगा तो उसमें अगर साइन इनवर्स में दिया तो ये नहीं सोचना कि कॉस इनवर्स 2/3 है तो साइन, अब साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कॉस थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ अपने पास कि एक सर्कुलर ट्यूब है जिसका मास m/2 है, ये जो ट्यूब दिख रहा है यहाँ पर इसका मास m/2 है, ये वर्टिकली रखा हुआ है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जैसा फिगर में दिखाया गया, ठीक है। दो स्मॉल स्फीयर्स दोनों का मास mm है, ये जस्ट फिट कर रहा है ट्यूब में, ठीक है, और इनको टॉप से ऐसा रिलीज कर दिया जा रहा है। अब थीटा जो है एंगल दे रहा है, कोई भी जैसे ये स्फीयर यहाँ पहुंचेगा, ये स्फीयर यहाँ पहुंचेगा, सिमेट्रिकली जाएगा, ठीक है। तो थीटा जो है वो एंगल दे रहा है अपने पास स्फीयर का रेडियस वेक्टर जो स्फीयर से पास कर रहा है उसका वर्टिकल के साथ, ठीक है। तो अब अपने पास बोल रहा है कि कितना थीटा होगा कि ये वाला जो ट्यूब है ये उठ जाएगा ग्राउंड से, ठीक है। लग रहा होगा थोड़ा कि ट्यूब कैसे उठ जाएगा, क्या होगा, सोचो पॉज करके तो समझ में आएगा। सबसे पहले मोशन एनालाइज करने की कोशिश करो कि ये ट्यूब क्यों उठेगा, क्या होगा, उसके बाद समझ में आएगा। और इसको पिछले क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हो, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा बहुत रिलेशन है इसका, सोचो पॉज करके। ओके अब पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखें कि एक मान लेते हैं इस वाले पोर्शन को ही भूल जाते हैं, केवल अंदर वाले पोर्शन को याद रखते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे ये नीचे आता है एक टाइम ऐसा आता है जब ये यहाँ से कांटेक्ट छोड़ देता है, ठीक है। तो वो थीटा क्या था, cos इनवर्स 2/3 हम लोग निकाल चुके हैं पिछले वाले में, ठीक है। अब उस थीटा पर ये कांटेक्ट छोड़ देगा अगर यहाँ से, अगर बाहर वाला है, अगर बाहर वाला सरफेस है यहाँ पर पाइप का, तो ये बाहर वाले सरफेस पे जाके चिपक जाएगा। अब नॉर्मल रिएक्शन, पहले नॉर्मल रिएक्शन इस पर नीचे वाला सरफेस लगा रहा था, अब नॉर्मल रिएक्शन इस पर कौन सा लगाना शुरू करेगा, ऊपर वाला सरफेस लगाना शुरू करेगा। तो अब बॉल पर ट्यूब का आउटर सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, तो बॉल जो है वो ट्यूब पर इधर नॉर्मल रिएक्शन लगा देगा, ट्यूब पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा बॉल वो कुछ इधर लगाएगा, यहाँ पर देखो ऐसा एन, और सिमिलरली एक यहाँ पर भी रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बना देते हैं एक एन। अब ये एन जो है, दो जो एन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों एन जो है अगर इनका वर्टिकल वाला कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट एक दूसरे को खा जाएगा तो इसका कोई हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं होने वाला, लेकिन अगर इनका वर्टिकल वाला कंपोनेंट जो कि क्या है एन कॉस थीटा, इसका एन कॉस थीटा उसका, अगर वो mg/2 के बराबर हो जाए या उससे बड़ा हो जाए, ठीक है, तो इसको उठा देगा। m इसका मास है m/2, तो m/2 इंटू जी से अगर बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए जस्ट, तो ये इसको उठा देगा ट्यूब को। कहानी समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी में क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ सकता है, पिछला वाला ही जो क्वेश्चन था उसी को घुमा करके ऐसा पूछ सकता था कि
दो यहाँ पर ऐसा दो ट्यूब लगा था और बोल देता कि नॉर्मल रिएक्शन का ग्राफ बताइए कैसा है, चार ऑप्शन दे देता। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक कुछ होगा, इसके आगे जीरो हो जाएगा अंदर वाले पर, और बाहर वाले पर यहाँ से यहाँ तक जीरो होगा, इसके आगे कुछ नॉर्मल रिएक्शन दिखेगा। ठीक है, ऐसा करके पूछ सकता है एग्जाम में, उसको अपने को देख करके एक ही क्वेश्चन को बहुत सारा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, उसी का ये एक मेथड है जो हम तुम्हारे सामने रखे हैं। अब यहाँ क्या होगा, फॉर ट्यूब टू लिफ्ट, यहां से लिख सकते हैं हम लोग फॉर ट्यूब टू लिफ्ट, अपने पास क्या कहानी होगा, एन कॉस थीटा प्लस एन कॉस थीटा, यानी कि 2n कॉस थीटा जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए किसके, अपने पास m/2 इंटू जी, यानी कि mg/2 के इक्वल होना चाहिए। ये इक्वेशन नंबर 1। अब नॉर्मल रिएक्शन कितना है, तो किसी एक बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो अब बॉल के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन सा फोर्सेस दिखेगा, देखो यहाँ पर एक तो ये बॉल का खुद का mg दिखेगा। ठीक है, बॉल का mg, एक इस पर नॉर्मल रिएक्शन, ये इस पर इधर लगाया तो ये इस पर पलट करके इधर साइड सेम इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन लगा देगा। एक इसका कुछ स्पीड रहा होगा तो उसके चलते हम एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा सकते हैं, कितना mv² ओवर r, इसका रेडियस। ठीक है, अब यहां से अपने पास ये तीन फोर्सेस के चक्कर में ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी अपने पास थीटा हो गया। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं सिंपली इधर साइड के लिए इक्विलिब्रियम का इक्वेशन, इधर साइड तो इक्विलिब्रियम नहीं, इधर साइड तो इसका मोशन हो रहा है, इधर साइड के इक्विलिब्रियम का इक्वेशन। तो अपने पास ऑल्सो यहां से क्या मिल जाएगा, mg cos थीटा प्लस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू mv²/r। यहां से हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन निकालने का, तब ना यहां से थीटा निकल जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए एक इक्वेशन हम लोग ये लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें अगर देखें तो नॉर्मल रिएक्शन जो है, नॉर्मल रिएक्शन तो यहां से सॉल्व होगा नहीं क्योंकि एक और अननोन आ गया v, तो अब एक और इक्वेशन लिखना पड़ेगा। एक और इक्वेशन कौन सा होगा, सोचो, वर्क एनर्जी थ्योरम वाला लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एक और इक्वेशन फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम अपने पास सिंपली यहां से यहां तक चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, देखो ये r है तो ये r cos थीटा, तो ये वाला अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग वो डील किए हैं, r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन 0 इक्वल्स टू माइनस mgr 1 माइनस कॉस थीटा प्लस हाफ mv²। ठीक है, अब mv²/r यहां से निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं हम लोग, तो यहां से देख लेते हैं mv²/r क्या रहा है, विच इंप्लाइज mv² इज इक्वल टू mv²/r, सीधा सीधा देख लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2mg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां से इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं इसको, फ्रॉम 2 and 3 अपने पास क्या हो जाएगा, फ्रॉम 2 and 3 यहां से आ जाएगा mg cos थीटा प्लस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 2mg 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत, नो सर। तो नॉर्मल रिएक्शन सर कितना होगा, देखिए सर mg इंटू 2 माइनस 3 कॉस थीटा। इक्वेशन सॉल्व करना है, ज्यादा चक्कर नहीं। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली यहां से यहां पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 4 अपने पास क्या मिलेगा, देखते हैं, mg इंटू 2 माइनस 3 कॉस थीटा इंटू यहां पर n है यहां पर, और 2n कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना है अपने पास mg/2। mg से mg तो मर गया। ठीक है, ये वाला 2 उधर डिवाइड में भेज देते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज यहां से आ जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कॉस थीटा में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखा देते हैं, 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0।
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है सीधा सीधा, ठीक है। तो यहां से अपने पास कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a6, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 2 प्लस माइनस 1/6, 2 प्लस माइनस 1/6, तो 2 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1/6 हो जाएगा अपने पास 1/2, और 2 माइनस 1/6 हो जाएगा 1/6। तो यहां से कॉस थीटा का दो वैल्यूज आ गया, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 और 1/6। अब ये दो वैल्यूज का मतलब क्या, देखो 1/2 जब कॉस थीटा है तो थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, और कॉस थीटा सॉरी थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, ठीक है। और जब कॉस थीटा 1/6 है तब थीटा का वैल्यू ऑब्वियसली 60 से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि कॉस थीटा जब घटते जाएगा, थीटा जब बढ़ते जाएगा तो कॉस थीटा घटते जाता है, ठीक है। और थीटा इक्वल्स टू 90 पर कॉस थीटा का वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये थीटा का वैल्यू ज्यादा, ये थीटा का वैल्यू कम है। मतलब इसका मतलब क्या है कि यहां पर स्फीयर उठेगा, ठीक है, और उसका उठने का जो टेंडेंसी, अगर हम इसको रोक करके रखें यहां से यहां तक, जब स्फीयर आ रहा है, जब बॉल आ रहा है, तब तक इसका उठने का टेंडेंसी रहेगा। अगर हम थीटा कॉस थीटा 1/2 से लेकर के कॉस थीटा 1/6 तक कहीं पर भी इसको अगर हम रोक के रखें और छोड़ दे तो इस स्फीयर के उठने का टेंडेंसी बना रहेगा, ठीक है। और उसके आगे फिर से उसका टेंडेंसी उठने का खत्म हो जाएगा। कहानी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था अपने पास, कितना वैल्यू ऑफ थीटा पर उठ जाएगा, अब हम पकड़ के तो रखे हुए नहीं, तो कितना वैल्यू ऑफ थीटा पे उठ जाएगा, तो कितना वैल्यू पे उठेगा, कॉस थीटा जहां पे 1/2 होगा तो ये अपना पॉसिबल सॉल्यूशन है, और कॉस थीटा जब 1/2 होगा तो थीटा अपना कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, समझ लो, दिमाग में बिठा लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ अपने पास कि ऐसा फिगर दिखाया गया है जिसमें एक ब्लॉक है, ये वाला 0.5 kg मास है, हाफ kg, ठीक है। ये रेस्ट में अभी रखा हुआ है, और ये जो स्ट्रिंग है ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये ब्लॉक का मास 2 kg और इसका डायमेंशंस को नेग्लिजिबल मान के चलना है। हाँ, हालांकि यहाँ पर डायमेंशंस जो है वो नेग्लिजिबल दिखाया नहीं गया है, फॉर कन्वीनियंस यहाँ पर थोड़ा बड़ा दिखा दिए, बट डायमेंशंस को नेग्लिजिबल मान के चलना है, ठीक है। अब बोल रहा है अपने पास कि ये जो जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये ब्लॉक आकर के इस वॉल को कितने स्पीड से स्ट्राइक कर रहा होगा वो अपने को बताना है। और ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन, जितने देर में ये ब्लॉक इस वॉल को स्ट्राइक कर रहा है तब तक ऐसा नहीं मान लेना कि ये जो ब्लॉक है ये पुली से ऊपर चला गया या इसमें टक्कर मार दिया, ये ही मोशन कर रहा है, ठीक है। मतलब उतना सफिशियंट लेंथ है स्ट्रिंग का, वो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। पॉज करो, सोचो, देखो क्या आता है। ओके अब अगर देखा जाए इस ब्लॉक का मोशन, तो ये ब्लॉक कैसा मोशन कर रहा होगा, अगर देखे तो ये ब्लॉक जो है ये ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग बंधा हुआ है इसके साथ, ठीक है। तो ये ब्लॉक ऐसा सर्कुलर मोशन करता हुआ यहाँ पर आकर के टकराएगा, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। चलो अब जब ये ब्लॉक यहाँ पर टकराएगा तो इसका स्पीड कितना है वही अपने को बताना है। मान लेते हैं इसका स्पीड क्या है, मान लेते हैं कुछ v है, ठीक है, कुछ इसका स्पीड v है। अब इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अब इसके साथ साथ इसका जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ है उतना ही कुछ पोटेंशियल एनर्जी, उतना ही नहीं, कुछ पोटेंशियल एनर्जी इसका भी बढ़ा है, और कुछ इसके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी है तो उसको नहीं भूल जाना, सीधा सीधा यहाँ पर नहीं खेल देंगे, ठीक है। कुछ उसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी, कुछ उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ से टेंशन को तो इंटरनल फोर्स मान के हम लोग खत्म कर सकते हैं, लेकिन बाकी वाला तो कहानी बचा रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ये कितना ऊपर उठा है वो निकालना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और उसका काइनेटिक एनर्जी कितना वो निकालना पड़ेगा अपने को, किससे, कंस्ट्रेंट मोशन से, ठीक है। फिजिक्स में पीछे से आगे का बहुत ज्यादा रिलेशन है, ऐसा नहीं है कि पीछे से पढ़ते चले, आगे से पढ़ते चले, पीछे से भूलते चले, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। याद रखना, रिवीजन करते चलना, रिवीजन इज द की। अब देखो यहाँ पर स्पीड भी है, तो अब उसका स्पीड कितना होगा, तो अब जो यहाँ पर स्ट्रिंग रहा होगा, एक तो ये 1 मीटर वाला स्ट्रिंग तो ऐसा हो गया होगा कुछ, ठीक, पर ऐसा ये 1 मीटर वाला स्ट्रिंग है, और वो वाला जो स्ट्रिंग रहा होगा, ये वाला स्ट्रिंग, ये यहां से कुछ ऐसा हो गया होगा, ये स्ट्रिंग ऐसा हो गया होगा कुछ, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना हुआ होगा, देखो ये 1 है, ये 1 1 2, ये डिस्टेंस तो चेंज किया नहीं होगा,
तो ये 2, ये 1, तो ये डिस्टेंस कितना रहा होगा? ये डिस्टेंस रहा होगा अपने पास √5 मीटर्स। ठीक है, ये वाला स्ट्रिंग जो कि पहले यहां पर था, और ये स्ट्रिंग का लेंथ कितना था? 1 मीटर। अब कितना हो गया? √5 मीटर। तो ये कितना ऊपर गया है? ये जितना ऊपर गया है वो हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं, ये गया है √5 माइनस 1 मीटर। कोई खास दिक्कत? नो सर। चलो, अब ये डिस्टेंस √5 माइनस 1 मीटर हो गया जैसे ही। तो अब अपने पास इसका स्पीड कितना है? जब ये यहां पर पहुंच चुका है तो इसका स्पीड कितना है? इसका स्पीड v है। फिर से स्ट्रिंग वाला पे आ जाओ, ये स्ट्रिंग है। अब इस स्पीड का जो कंपोनेंट इस स्ट्रिंग के लॉन्ग होगा वही इसका स्पीड होगा, क्योंकि स्ट्रिंग के लॉन्ग जो भी पार्टिकल्स है उनका वेलोसिटी सेम रहना चाहिए, नहीं तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? या तो टूट जाएगा नहीं तो स्लैक हो जाएगा, और दोनों में से कोई कहानी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए तो अब अपने पास इसका कंपोनेंट इस वाले लाइन के अलोंग, तो ये एंगल अगर हम थीटा बोले तो फिर से इस वाले लाइन के लॉन्ग मतलब ये भी एंगल कितना है? थीटा है। ठीक है, और इसका कंपोनेंट इस लाइन के लॉन्ग कितना हो जाएगा? यहां से ये वाला हो जाएगा v cos थीटा, जहां पर cos थीटा को हम इस ट्रायंगल से लिख सकते हैं। ऊपर वाला लेंथ है 2 मीटर, ये वाला लेंथ है √5 मीटर, तो cos थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा 2/√5। तो v इंटू 2/√5 उसका स्पीड हो जाएगा जब ये यहां पर होगा, और ये हो जाएगा 2/√5 2v/√5। ठीक है, ये उसका स्पीड हो गया। अब इसका स्पीड पता चल गया, इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता है, उसका स्पीड पता है, उसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता है। अब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, पहले वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए जो जो कहानी चाहिए वो अस्त्र शस्त्र जुगाड़ कर रहे थे। ठीक है, अब फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा? तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी का वर्क इस पर कितना है देखें, तो इस पर है अपने पास mg, m इसका मास कितना है? 2 kg, तो 2g इंटू h कितना है? 1 मीटर। ये इस पर ग्रेविटी का वर्क हो गया। फिर उस पर ग्रेविटी का वर्क तो नेगेटिव हो जाएगा, ग्रेविटी नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो उस पर ग्रेविटी का वर्क कितना हो गया? -12g इंटू h यानी कि √5 माइनस 1। ठीक है, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल तो दोनों का 0 था, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा लिख देते हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू, यहां से लिखें अगर तो हाफ m यानी कि 2 kg इंटू v², ये इसका हो गया, प्लस हाफ m यानी कि हाफ इंटू v² उसका, तो उसका कितना हो गया? 2v/√5 का स्क्वायर यानी कि 4v² अपॉन 5। ठीक है, अब यहां से अपने को v निकालना है। देखो एक ही अननोन दिख रहा है इस पूरे इक्वेशन में, g का वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं। ठीक है, दिया हुआ नहीं तो 10 ले लेते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसा दे दे और दे दे कि जी का वैल्यू 9.8 लेना है तो 9.8 लेके बनाएंगे। ठीक है, हाँ इसमें कैलकुलेटर का जरूरत पड़ सकता है, लेकिन जब अगर अप्रोक्सीमेशन करना होगा तब फिर कैलकुलेटर का जरूरत नहीं पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा हड़बड़ा नहीं जाना है कि अगर कैलकुलेटर नहीं तो अब क्या करें, बिना कैलकुलेटर के भी बनेगा। ठीक है, याद रखना ये बात। तो अब यहां से क्या होगा, विच इंप्लाइज इधर 2 से 2 मर गया, v², 2 to 4 खत्म, तो v² प्लस v²/5, तो यानी कि 6v²/5 इक्वल्स टू 2g यानी कि 20 माइनस g/2 यानी कि 5 इंटू √5 माइनस 1। तो यहां से क्या हो गया अपने पास? v² हो गया अपने पास 5/6 इंटू 20 प्लस 5 25 माइनस 5√5। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग v का वैल्यू निकाल सकते हैं, और v का वैल्यू क्या हो जाएगा? सीधा सीधा इसी का अंडर रूट हो जाएगा ना, तो कैलकुलेट कर लोगे तो v का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.4 मीटर पर सेकेंड अपने पास आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, कैलकुलेट करके देख लो, नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक हैवी पार्टिकल है, इट्स सस्पेंडेड बाय अ 1.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। ठीक है, हैवी पार्टिकल क्यों दिया? क्योंकि स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में इसका मास क्या है? बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब स्ट्रिंग का लेंथ दे दिया और इससे ये सस्पेंडेड है ऐसा। अब इसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी √57 मीटर पर सेकंड का दे दिया जा रहा है,
और बोल रहा है अपने पास कि कितना एंगल स्ट्रिंग बनाएगा विथ अपवर्ड वर्टिकल जब स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा। सबसे पहला तो ये निकालना है। दूसरा, उस इंस्टेंट पर पार्टिकल का स्पीड कितना होगा। और तीसरा, जो मैक्सिमम हाइट पार्टिकल रीच करेगा ओवर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, क्यों रीच करेगा, कैसे रीच करेगा, वो सोचना है, वो कितना होगा। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है कि केवल ये थर्ड पार्ट दे, तो फर्स्ट और सेकंड अब फिर अपने को अपने से सोचना पड़ेगा। ठीक है, करके देखो क्या आता है। ओके, अब इसमें क्या कहानी है देखिए, अगर तो यहाँ अपना पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये मान लेते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, और यहाँ से ये पार्टिकल सस्पेंडेड है। ठीक है, इसको अपन एक स्पीड दे दिए कितना, √57 मीटर पर सेकेंड, और बोल रहा है कि ये स्ट्रिंग कहीं जा करके ऊपर में यहां पर मान लेते हैं स्लैक हुआ होगा। ठीक है, ये स्ट्रिंग स्लैक हुआ होगा, और अगर स्ट्रिंग स्लैक हो गया है यानी कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, 0 है। ठीक है, और ये जो एंगल है वर्टिकल के साथ कितना एंगल अभी ये बना रहा है, वही एंगल अपने को बताना है, मान लेते हैं एंगल है थीटा। ठीक है, तो अब यहां से अपने पास जो टेंशन है वो तो 0 हो गया, टेंडिंग टू 0 है। तो अब यहां से कौन कौन फोर्सेस लग रहा है देख ले, अगर तो यहां से एक तो mg है, और अगर हम रोटेटिंग फ्रेम से देखें तो एक mv²/r है, या फिर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहां से एक अपने पास mv²/r है, तो mv² अपॉन ये लेंथ जो भी है, लॉन्ग स्ट्रिंग है, तो mv² अपॉन r, लेंथ को हम r बोल दे रहे हैं। तो अब अपने पास ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो यहां से हम लोग अपने को निकालना क्या है, एक तो थीटा निकालना और एक वी निकालना। तो उसके लिए दो इक्वेशन चाहिए होगा। पहला इक्वेशन वहां पर इक्विलिब्रियम का बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, mg का इधर वाला कंपोनेंट जो आएगा mg cos थीटा, वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, वो mv²/r को बैलेंस कर रहा होगा। तो mg cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mv²/r हो जाएगा। पहला इक्वेशन यहां से बन जाएगा, mg cos थीटा इक्वल्स टू mv²/r। तो यहां से अपने पास तो v² आ जाएगा, सीधा सीधा v² कितना आ जाएगा यहां से, gr cos थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम से बनाना पड़ेगा। यहां से यहां तक पार्टिकल जो गया है, तो इस पर ग्रेविटी का वर्क हुआ है, जिसके चलते काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ है। ये पूरा का पूरा जो हाइट है, ये वाला हाइट, जितना हाइट तक ये पार्टिकल गया है, ये हाइट कितना है, तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा यहां तक, ये डिस्टेंस हो जाएगा r cos थीटा। ठीक है, और फिर ये वाला r है, तो ये पूरा का पूरा हाइट जो है ये लिखा जा सकता है r इंटू 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, r cos थीटा प्लस r, तो r इंटू 1 प्लस cos थीटा। तो अब यहां से ग्रेविटी का वर्क जो है वो कितना है अपने पास, ग्रेविटी का वर्क है -mg h कितना है, r इंटू 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mu², यानी कि 57। ठीक है, अब ये हाफ से हाफ को उधर लेके चल जाते हैं। ठीक है, तो यहां से v² जाएगा, वो कितना आ जाएगा, विच इंप्लाइज v² इक्वल्स टू 2gr, m से m कैंसल आउट हो गया, तो 57 माइनस 2gr इंटू 1 प्लस cos थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब 1 एंड 2 से अपन लोग थीटा निकाल सकते हैं। यहां पर देख लेते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 से अपने पास हो जाएगा 57 माइनस 2gr cos थीटा, 57 माइनस 2gr इंटू 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू gr cos थीटा। तो यहां से आ गया विच इंप्लाइज 57 इक्वल्स टू, इसको उधर कर देते हैं, तो gr कॉमन आ गया, इसको उधर कर दिया, तो 2 प्लस 3 cos थीटा। तो यहां से आ गया विच इंप्लाइज 2 प्लस 3 cos थीटा इक्वल्स टू 57 अपॉन gr, g कितना अपने पास 10 है, और r रेडियस अपने पास कितना है 1.5 है, तो ये हो गया 57 अपॉन
15, ठीक है। तो यहां से अपने पास आ गया 3 cos थीटा इक्वल्स टू 57/15 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 27/15। तो यहां से आ गया अपने पास cos थीटा इक्वल्स टू 9/15, ठीक है। तो 9/15 यानी कि कितना हो गया 3/5। तो यानी कि यहां से आ गया अपने पास थीटा इक्वल्स टू विच इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू अपने पास कितना आ गया 53 डिग्रीज, ठीक है। थीटा अपने पास 53 डिग्रीज हो गया। अब जैसे ही थीटा आया तो हम लोग किसी एक इक्वेशन का यूज करके v निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां से फ्रॉम इक्वेशन वन अपने पास v जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए अगर तो जी आर कॉस थीटा, जी अपने पास कितना है 10, आर है अपने पास 1.5, तो 10 इंटू 1.5 कितना हो गया 15 इंटू कॉस थीटा अपने पास 3/5, तो 15 इंटू 3/5, तो v स्क्वायर का वैल्यू हो गया अपने पास 9, तो v का वैल्यू हो गया अपने पास 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर इस पार्टिकल का जो स्पीड है, स्पीड अपने पास आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, और ये जो एंगल है ये एंगल भी अपने पास आ चुका है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल ओवर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब जब स्ट्रिंग ढीला हो गया है, इसके पास कुछ स्पीड है और वो स्पीड किसी एंगल पर है। यहां से अगर एंगल देखा जाए तो यहां से ये एंगल भी हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, ये एंगल जो है यहां से ये थीटा है, तो थीटा अपने पास तो आ चुका है 53 डिग्री, तो ये 53 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 37, तो ये वाला वापस कितना हो जाएगा, ये एंगल जो हो जाएगा ये हो जाएगा 53 डिग्रीज, ठीक है। तो अब जो ये प्रोजेक्टाइल जाएगा ये कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल ऐसा कहीं जाकर के इधर कहीं गिर रहा होगा, ठीक है। तो यहीं पर अपना मैक्सिमम हाइट जो है ये प्रोजेक्टाइल का, यहां से हाइट तो निकाल सकते हैं हम लोग, जिस लेवल से प्रोजेक्ट किया गया है तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल टाइप का कहानी है, और नहीं तो इसको 2 कंपोनेंट में तोड़ के भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब जो हाइट है मैक्सिमम ये h बोल देते हैं, h मैक्स hm, तो hm का वैल्यू तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। hm क्या हो जाएगा, hm हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हो सकता है ये फॉर्मूला याद नहीं हो तो हम लोग बेसिक से भी निकाल सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2g, u है अपने पास 3, तो 3 स्क्वायर 9 इंटू साइन स्क्वायर 53, तो साइन स्क्वायर 53 यानी कि 16/25 डिवाइडेड बाई 2g यानी कि 20, ठीक है। तो यहां से हो गया ये 9 इंटू 16/500 यानी कि ये हो गया 9 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। ऐसा इसलिए करें क्योंकि अपना थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यहां से आ गया 0.288 मीटर्स, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट यहां से आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, ओवर द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो ओवर द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अपने पास कितना हो जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस अपन अगर जोड़ देंगे यहां से यहां तक वाला, तो ये ओवर द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन आ जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा आर कितना 1.5, और 1.5 इंटू 3/5 तो कितना हो जाएगा 0.9, तो ये डिस्टेंस हो गया अपने पास 0.9 मीटर, और ये डिस्टेंस है अपने पास 0.288 मीटर, तो 0.9 प्लस 0.288 अपने पास जो मैक्सिमम हाइट 3 का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास 1.188 मीटर्स, ठीक है। ये अपने पास 3 का आंसर आ गया। 1 और 2 का आंसर तो अपने पास यहां पर आ ही चुका था, थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री और v इक्वल्स टू कितना 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब अपने पास इस क्वेश्चन को घुमा घुमा के दिया जा सकता है, जैसे ये तो हो गया बेसिक मेथड, ठीक है। बेसिक मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसी को घुमा के ऐसा हो सकता है कि कितने स्पीड से इसको यहां से प्रोजेक्ट करें कि ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पार करे, वो भी फिर से कहां पर एंगल छोड़ेगा, फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पार करने के लिए x कितना होना चाहिए, y जितना देर में गिरेगा उतने देर में x इतना गिर जाना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से एक क्वेश्चन वहां से बनाया जा सकता है। और भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है इसमें, ये हो सकता है कि जब इसका स्पीड हॉरिजॉन्टल है तब इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से डिस्टेंस बताइए, ठीक है। तो डिस्टेंस बताने के लिए ये हाइट बताना पड़ेगा, हाइट तो हम लोग निकाल चुके हैं, और यहां से ये वाला जो डिस्टेंस है ये अपने को निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कैसे आएगा, तो अपने पास ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेंज बाई 2 हो जाएगा पूरा, अगर इसका ग्राउंड टू ग्राउंड टाइप का माने तो ये रेंज हो गया, तो ये डिस्टेंस रेंज बाई 2, और ये वाला डिस्टेंस है आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा माइनस रेंज बाई 2, तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा,
और फिर टोटल ये वाला यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। या फिर बोल देगा कि यहाँ से इतना दूरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो डिस्टेंस बता देगा और बोलेगा कि कितना स्पीड से प्रोजेक्ट किए थे, ठीक है। बहुत सारे टाइप से इसी सेम सवाल को घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। सवाल का मेन मकसद क्या है इसमें कि एक प्रोजेक्टाइल है, जा रहा है, किसी एंगल पर टेंशन जीरो हो जाएगा, स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा, उसके बाद प्रोजेक्टाइल जो है ये अपना पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री जैसा अपना प्रोजेक्टाइल का होता था, ये पार्टिकल अपना प्रोजेक्टाइल वाला ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा। इसी में ये भी पूछ सकता है कि ये वापस से अपने सर्कुलर पाथ जहां पर उसको जाना था, अगर ये वैसा जाता तो वापस से अपने सर्कुलर पाथ को कब पकड़ेगा, ठीक है। ये भी पूछ सकता है, घुमा घुमा करके क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। बेसिक थीम यही है, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब अपना वर्क एनर्जी पावर जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आज वाले वीडियो में कहीं थ्योरी में दिक्कत हो रहा था तो उसके लिए हम लोग क्विक थ्योरी रिवीजन यूट्यूब का ही कोर्स है, उस पर जा करके थ्योरी देख सकते हैं। अगर और ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, फुल डिटेल्ड कोर्स चाहिए या फिर मेरे बुक के बारे में जानना है, बुक को भी रेफर कर सकते हो थ्योरी के लिए, तो उन सब के लिए मेरे वेबसाइट physicsbuddy.in पर विजिट कर सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां पर अपने पास बुक्स का, फुल डिटेल्ड कोर्सेज का और क्या क्या चीज़ अवेलेबल है मेरे साथ, वो सारा इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो, और अगर चैनल पर वीडियोस आए तो उनका नोटिफिकेशन आता रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय बाय।